स्वागत करता हूं मैं आप सभी छात्र एवं छात्राओं को आपका अपने ही यूट्यूब चैनल स्ट्रगल आर्ट्स क्लासेज में। मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राओं, आज हम लोग क्लास 12 हिंदी दिगंत भाग 2 के सभी चैप्टर के ऑब्जेक्टिव को कवर करने वाले हैं। एक भी चैप्टर के ऑब्जेक्टिव को छोड़ेंगे नहीं। अगर आप लोगों ने टाइम देकर सारे ऑब्जेक्टिव को कवर कर लिया तो यकीन मानिए कि बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में एक भी ऑब्जेक्टिव वहाँ मिस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। यानी कि अगर अलग से भी ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो समझिए कि आप घबराने की जरूरत नहीं पड़ेगा आपको, और सारे ऑब्जेक्टिव को आप कवर कर सकते हैं। तो बिना टाइम को व्यतीत किए हुए चलिए हम लोग एक एक चैप्टर के एक एक ऑब्जेक्टिव को कवर करते हैं। पहला जो चैप्टर है, इस चैप्टर का नाम है बातचीत। इसका पहला प्रश्न दिया हुआ है, बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं बनकर जमा रहता है वह भाप बनकर निकल पड़ता है, कैसे? तो वह कैसे निकल पड़ता है? तो बातचीत के जरिए। अगला प्रश्न है, जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा रचित प्रहसन है? तो यह बालकृष्ण भट्ट जी के द्वारा लिखा गया प्रहसन है। बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था? तो बालकृष्ण भट्ट के पिता का जो नाम था बेनी प्रसाद भट्ट। दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? दमयंती स्वयंवर बालकृष्ण भट्ट जी की रचना है। बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? तो यह एक ललित निबंध है। देखिए कभी कभी एग्जाम में क्या होता है कि ललित निबंध ऑप्शन न देके निबंध भी ऑप्शन में रहता है, तो इसी स्थिति में निबंध को ही चूज करना उचित होगा। लेकिन अगर निबंध ललित निबंध दोनों ऑप्शन में रहे तो वहाँ पर ललित निबंध को ही चूज करना उचित होगा। इसलिए दोनों बातों को बता दिए हैं। बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? तो उत्तर हो जाएगा भारतेंदु युग के। मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? तो उत्तर हो जाएगा अवाक होकर अपने से बातचीत करना। ठीक है, यही सबसे सही तरीका है कि मनुष्य स्वयं से बात कर सके। संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो संवाद में सबसे महत्वपूर्ण है आत्मीयता। संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो संवाद में सबसे महत्वपूर्ण है आत्मीयता। अगला प्रश्न देखिएगा, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? तो बालकृष्ण भट्ट का जो जन्म है 23 जून 1844 ईस्वी को हुआ था। संयोगिता स्वयंवर किस लेखक की रचना है? तो यह श्रीनिवास दास जी का है। देखिए दो प्रश्न इस तरह का है तो वहाँ पर डाउट में नहीं और कन्फ्यूजन में नहीं पड़ना है। एक प्रश्न है दमयंती स्वयंवर, तो वो हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट का, लेकिन पूछा जाए संयोगिता स्वयंवर तो यह हो जाएगा श्रीनिवास दास जी का। अगला प्रश्न है, बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किनकी बातचीत में उमरा जो है चला जाता है? तो उत्तर हो जाएगा दो हम सहेलियों की बातचीत में। ठीक है, वाद विवाद संवाद क्या है? तो वाद विवाद और संवाद जो है यह आलोचनात्मक निबंधों की एक पुस्तक है। क्या है? तो आलोचनात्मक निबंधों की एक पुस्तक है। चलिए आगे देखिएगा, बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था? तो बालकृष्ण भट्ट जो है हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र निकाला था। ठीक है, बातचीत किस विद्या की रचना है? तो बातचीत जो है निबंध है। रामबिशन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी? तो यह जो है एडिसन, ये गलत होगा। संडे ये भी गलत है, स्टील ये भी गलत है। फ्राइडे के मुख से एक बात सुना था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? तो उत्तर हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट। अगला प्रश्न देखिएगा, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? तो बातचीत की शैली। भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिसन और स्टील की श्रेणी में रखा है? तो उत्तर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल ने। अगला प्रश्न देखिएगा, बालकृष्ण भट्ट जी का निवास स्थान जो है कहाँ है? तो बालकृष्ण भट्ट जी का निवास स्थान इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया? उत्तर हो जाएगा हिंदी प्रदीप। बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया? तो यह जो है 1877 ईस्वी में प्रारंभ कर दिया। बालकृष्ण भट्ट के पिता जो है पेशे से क्या थे? कहने का मतलब क्या थे? तो बताइए क्या थे? तो वो एक व्यापारी थे। ठीक है ना, व्यापारी आप लोग अच्छे खासा जान सकते हैं। कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? तो 100 अजान एक सुजान, यह जो उपन्यास है बालकृष्ण भट्ट जी के द्वारा रचा गया है। नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? तो उसको नांदी पाठ कहा जाता है। ठीक है, रामबिशन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला? तो हो जाएगा 16 वर्ष तक। बोलने से ही मनुष्य के सही रूप का पता चलता है, यह किसने कहा? किसका पंक्ति है? तो यह वेन जॉनसन का पंक्ति है। ठीक है, असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच ही हो सकती है, यह किसका मत है? यानी कि किसका कहना है, किसने कहा था? तो यह जो एडिसन ने ही कहा था। ठीक है, एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है? देखिए उसी प्रश्न को इस तरह से भी पलट के पूछता है एग्जाम में, तो वहाँ पर कंफ्यूज में नहीं पड़ना है। उत्तर हो जाएगा दो व्यक्तियों के बीच। बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? तो बातचीत से जो है मन वह हल्का और स्वच्छ हो जाता है।
किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? तो वाक शक्ति। ठीक है ना, अगर इंसान में वाक शक्ति ही ना हो तो यह सृष्टि जो है एक गूंगी की तरह ही प्रतीत होने लगेगा। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है, यानी सबसे ज़्यादा प्रचलित है? तो उत्तर हो जाएगा यूरोप के लोगों में। बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है? उत्तर हो जाएगा आधुनिक काल के। अगला प्रश्न देखिएगा, देखिए फर्स्ट चैप्टर में जो है कुल मिलाकर के 32 ऑब्जेक्टिव दिया हुआ था। हम लोग सेकेंड चैप्टर के ऑब्जेक्टिव को कवर करेंगे, जिस चैप्टर का शीर्षक अर्थात इस चैप्टर का नाम है उसने कहा था, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानी था। हमने सारे पार्ट को एक्सप्लेन किया है। अगर आप लोगों ने वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर देखिएगा, इस चैनल पर मिल जाएगा आप लोगों को। चलिए इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव को कवर करते हैं। हिंदी कहानी के विकास में मील के पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है? तो वह जो है उसने कहा था माना जाता है। ठीक है, तेरी कुरमाई हो गई, यह जो पंक्ति है किस कहानी से संबंध रखता है? तो उसने कहा था। ठीक है ना, उसने कहा था कहानी में लड़का बार बार कौन से सवाल पूछता था? तो यही सवाल पूछता था कि तेरी कुरमाई हो गई। कुरमाई का अर्थ मंगनी होता है, जिसका मतलब सगाई, आप लोग समझ सकते हैं। बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, यह पंक्ति किस कहानी में है? तो यह जो पंक्ति है उसने कहा था कहानी में ही कही गई है। बुद्धू का कांटा किसका रचना है? तो यह चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की रचना है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी किस सदी के प्रमुख लेखक थे? तो यह जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी 20वीं सदी के प्रमुख लेखक थे। ठीक है ना, अगर आप लोगों को सदी यानी कि शताब्दी नहीं समझ में आता है तो टेंशन मत लीजिए। देखिए अगर बात किया जाए कि 1600 से 1700 ईस्वी के बीच तो वह 17वीं शताब्दी, अगर 1700 से 1800 के बीच बात किया जाए तो वह हो जाएगा 18वीं शताब्दी, और 1800 से 1900 के बीच बात किया जाए तो 19वीं शताब्दी। ठीक उसी प्रकार 1900 से 2000 के बीच अगर बात किया जाए तो कभी हो जाएगा 20वीं शताब्दी। यानी कि अगर फिलहाल की हम लोग वर्तमान में बात करें तो हम लोग अभी 21वीं शताब्दी में, क्योंकि अभी 2000 से 2100 के बीच में हम लोग चल रहे हैं, यानी कि 2000 क्रॉस कर चुका है। तो लेखक का जो जन्म है 1900 और 2000 के बीच में हुआ था, इसलिए 20वीं सदी के प्रमुख लेखक है। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियां लिखी? तो गुलेरी जी कुल अभी तक लगभग 3 कहानियां लिखी है। उसने कहा था कहानी का नायक कौन है? सबसे मेन देखिए, हिंदी शब्द नायक है, अंग्रेजी शब्द उसका मेन हीरो होता है। तो कौन है? तो लहना सिंह है। निम्न में से कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है? तो उत्तर हो जाएगा हारे को हरिनाम। ठीक है, बाकी बुद्धू का कांटा, सुखमय जीवन उसने कहा था सब इन्हीं का है। अगला प्रश्न देखिएगा, उसने कहा था कहानी यह कैसी कहानी है, किस पे आधारित कहानी? तो युद्ध की कहानी है, दिव्य प्रेम की कहानी है, प्रेम पर बलिदान होने की कहानी है, यानी कहे तो यह सभी चीज़ों पर आधारित कहानी है। ठीक है, उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है? तो अमृतसर शहर का ही चित्रण किया गया इसमें। अगला प्रश्न देखिएगा, लहना सिंह के गांव का नाम क्या था? तो लहना सिंह के गांव का नाम था मांझे। अगर लड़की के गांव का नाम पूछा जाए तो मगरे, लड़का के गांव का नाम पूछा जाए तो मांझे। अगला प्रश्न देखिएगा, लहना सिंह किस पद पर था? तो लहना सिंह जो है वह जमादार के पद पर था। अगला प्रश्न यह था 12 नंबर। अगला देखिए 13 नंबर, लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई? तो लहना सिंह की मृत्यु जो है वजीरा सिंह की गोद में हुई। चूंकि हम अगर चैप्टर के आधार पर बात करें तो लहना सिंह अपने भाई कीरत सिंह के गोद में मरना चाहता था, किंतु ऐसा हुआ नहीं और ये वजीरा सिंह के गोद में ही मर गए। पलटन का विदूषक कौन था? तो पलटन का जो विदूषक था वह था वजीरा सिंह। सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था? तो सूबेदार हजारा सिंह के जो लड़के का नाम था कीरत सिंह था। भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? तो जर्मनी के साथ हुआ था। ठीक है, जर्मन पलटन को किसने मार गिराया? तो लहना सिंह ने। ठीक है, एक बार उठाए बंदूक और उसके जरी से जर्मन पलटन को मार करके गिरा दिया। सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था? तो उत्तर हो जाएगा 77। ठीक है, सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी? तो उत्तर हो जाएगा लायलपुर में। गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुलेरी जी का जन्म हुआ था जयपुर राजस्थान में। ठीक है, जयपुर जो कि राजस्थान में ही पड़ रहा है। सुखमय जीवन किसकी रचना है? तो सुखमय जीवन है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की रचना। अगला प्रश्न देखिए, उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई? तो उसने कहा था जो कहानी है यह जो है 1915 ईस्वी में प्रकाशित हो गई। कछुआ धर्म किसकी कृति है? तो कछुआ धर्म जो कृति है यह चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की ही कृति है। ठीक है, पुरानी हिंदी के रचनाकार जो है कौन है? तो उत्तर हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी। पुरानी हिंदी के रचनाकार कौन है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अगला प्रश्न देखिएगा, उसने कहा था शीर्षक कहानी में यह किसने कहा कि उद्यमी उठ सिगरी में कोले डाल? तो यह जो कहा था वह सूबेदार हजारा सिंह ने ही कहा था।
कुरमाई का अर्थ क्या होता है? तो कुरमाई का अर्थ हम लोग को, आप लोगों को हम पहले ही बता दिए, कुरमाई का अर्थ होता है मगनी, ठीक है ना, सगाई जिसको बोला जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, बोधा सिंह कौन था? तो बोधा सिंह जो है यह सूबेदार हजारा सिंह का ही बेटा था। कभी कभी एग्जाम में ऐसे ही पूछता है, सूबेदार हजारा सिंह के बेटा का नाम तो बोधा सिंह, ठीक है, पलट के ही पूछ देता है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की जो कहानी है वह है उसने कहा था। कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है? तो ऑप्शन के अनुसार चलिए तो उत्तर हो जाएगा कफन, क्योंकि कफन इनकी नहीं है, बाकी बुद्धू का कांटा, सुखमय जीवन, उसने कहा था, ये सब इन्हीं का है। गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? तो इनके नाम से इनका काम जुड़ा हुआ है, गुलेरी जी गुलेर नामक गांव के मूल निवासी थे। अगला प्रश्न देखिएगा, उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? तो उत्तर हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार है? तो द्विवेदी युग के। उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है? तो यह 5 भागों में विभक्त है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? तो इसका जो जन्म है 7 जुलाई 1883 ईस्वी को हुआ था। अगला प्रश्न, लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? तो लहना सिंह जो है उसने कहा था शीर्षक कहानी का प्रमुख पात्र है, ठीक है। उसने कहा था कहानी जो है यह किस प्रकार की कहानी है? तो यह कर्म प्रधान कहानी है, ठीक है ना। कहीं कहीं पे देखते हैं चरित्र प्रधान भी मिल जाता है, तो इसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप लोग चलिएगा, ठीक है ना। अगर ज़्यादा डाउट लगे तो कमेंट कीजिए, इसको हम सॉल्व करेंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी किसके अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज अजमेर में आए? तो यह जो है खेतरी के नाबालिग राजा जयसिंह के अभिभावक बन करके क्या किए, फिर वहाँ कॉलेज में अजमेर में गए, ठीक है। अगला प्रश्न, कीरत सिंह कौन था? तो यह कीरत सिंह जो था यह लहना सिंह का भतीजा था। कौन था? लहना सिंह का भतीजा था। अगला प्रश्न देखिएगा, चलिए आगे देखिएगा आप, बचपन में लहना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करता था? जो जब कहानी हम पढ़ाए हुए थे आप लोगों को, तो उस समय देखिए लड़का जो था वो बार बार लड़की से कौन सा प्रश्न करता था? तो यही पूछता था कि तेरी कुरमाई हो गई। आप लोगों को पाठ अच्छे से पढ़ाए हुए हैं। लेफ्टिनेंट साहब सूबेदार को कितने आदमी खंदक में छोड़कर जाने को कहता है? तो 10 आदमी को। अमृतसर में लहना सिंह का कौन थे? तो अमृतसर में लहना सिंह को मामा थे, ठीक है। लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है? तो वजीरा सिंह को भेजता है, ठीक है। सूबेदारनी ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किससे कहा? तो किससे कहा? तो वो जो है लहना सिंह से ही बोला कि मेरे पति एवं पुत्र की रक्षा करना, मैं आंचल पसार करके भिक्षा मांगती हूँ, वही सूबेदारनी बोली थी। और लहना सिंह ने उसे बखूबी ही निभाया, मतलब कि कोई स्वार्थ नहीं, निस्वार्थ भाव से उसे निभाया। लहना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे? तो लहना सिंह के जो मामा थे वह अमृतसर के रहने वाले थे। एक प्रश्न छूट गया, जो प्रश्न लहना सिंह के सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था? तो वजीरा सिंह ही लेकर के बैठा था, ठीक है। हालांकि ये मरना चाहते थे अपने भाई की गोद में, लेकिन मर गए। वजीरा सिंह क्या है, वजीरा सिंह के गोद में ही लेकर के बैठा था, इसी गोद में मर गए। देखिए इसके भाई का जो नाम था ना, इसके भाई का नाम था अतर सिंह, ठीक है ना, कीरत सिंह नहीं था। अगला प्रश्न देखिएगा, देखिए 2 चैप्टर में कुल मिलाकर के इसमें जो ऑब्जेक्टिव था 45 वो था। हम लोग तीसरे चैप्टर के ऑब्जेक्टिव को कवर करेंगे, जिस चैप्टर का शीर्षक अर्थात इस चैप्टर का नाम है संपूर्ण क्रांति, जिसके बारे में आप लोगों ने तो सुना ही होगा, जो कि पटना के गांधी मैदान में हुआ था। बहुत ही ज़बरदस्त क्रांति रहा यह। गांधी जी क्या बोलते हैं, जयप्रकाश नारायण जी किए थे इसका नेतृत्व। आप लोगों ने अच्छे से जानता ही होगा, आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा ही होगा। ऐसे भी हम पाठ को पढ़ाए हुए हैं, तो बिना टाइम को व्यतीत किए चलिए इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव को हम कवर करते हैं। दलविहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्यों में है? तो दलविहीन लोकतंत्र जो है मार्क्सवाद और लेनिनवाद के मूल उद्देश्यों में है। जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था? तो इसके बचपन का नाम था बाउल, जो कि एग्जाम में पूछा भी जाता है। और एक बात आप लोग याद रखिए, जयप्रकाश नारायण जी को कई नामों से जाना जाता था, जैसे जयप्रकाश नारायण हो गया, बाउल हो गया, जेपी हो गया, लोकनायक हो गया। इनको अमेरिका का दलाल भी कहा जाता था, ठीक है ना। ये सारे नामों से इनको जाना जाता था। किसने कहा था अभी न जाने कितने मीलों दूर इस देश की जनता को जाना है? किसने कहा था? तो जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, किस अस्पताल में दिनकर जी का निधन हुआ था? तो दिनकर जी का निधन विलिंगडन नर्सिंग होम अस्पताल में हुआ था। जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया है? तो अमेरिका का दलाल कहा गया है।
जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का नाम क्या था? तो डॉक्टर का नाम था डॉक्टर रहमान। जयप्रकाश नारायण जी को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली? तो स्वामी सत्यदेव की भाषण सुनकर के अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली और बेचारे अमेरिका भी गए और पढ़ लिख करके बहुत बड़े महान काम भी किए जयप्रकाश नारायण जी। फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? तो फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? तो सदानंद जी। अगला प्रश्न देखिएगा, ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता था? तो ब्रेन ऑफ बॉम्बे उमाशंकर दीक्षित जी को कहा जाता था। जयप्रकाश नारायण ने IASC की परीक्षा जो है कहाँ से पास की, कहाँ से उत्तीर्ण किए? तो बिहार विद्यापीठ से ही ये IASC की परीक्षा दिए थे। ठीक है, बिहार विद्यापीठ से ही। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? लेनिन की मृत्यु किस वर्ष में हुई थी? तो लेनिन की मृत्यु जो है 1924 ईस्वी में हुआ। जिस समय लेनिन की मृत्यु हुई ना जयप्रकाश नारायण जी, उसी समय मार्क्सवादी भी बन गए। देखिए प्रश्न भी आ गया कि जयप्रकाश नारायण जी मार्क्सवादी कब बने? तो 1924 ईस्वी में, अर्थात लेनिन की मृत्यु के पश्चात। अगला देखिएगा, फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक कौन सी है? तो महिला अंचल। यह फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक है, हालांकि इसका इसमें जिक्र हुआ था इसीलिए इसमें इसका एक रचना भी दे दिया। 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? 1974 की बात किया जा रहा है, तो देखिए उस समय बिहार की जो मुख्यमंत्री था उस समय था अब्दुल गफूर। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है? तो पहले ही आप लोगों को हम बताए हैं जयप्रकाश नारायण जी को। जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? तो इसका जो जन्म 11 अक्टूबर 1902 को हुआ था। जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था? इसके पत्नी का नाम था प्रभावती देवी। अगला देखिएगा, रिंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया पॉलिटिक किसकी रचना है? तो यह जो रचना है जयप्रकाश नारायण जी की ही रचना है। अगला प्रश्न, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का जो गठन है वह कब हुआ था? तो वह 1952 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि कब दी गई? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो भारत रत्न की उपाधि जो है इनको 1998 ईस्वी में ही दी गई। जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करती है? तो इनको भारत की जनता लोकनायक के नाम से ही याद करती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न, जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कहाँ और कब दिया था? तो कहाँ दिया? तो हम आप लोगों को पहले ही बताए, पटना के गांधी मैदान में। और कब दिया था? तो 5 जून 1974 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखिएगा, जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था? तो इनके बचपन का नाम था बाउल, जो कि पहले ही करा दिया हम। जयप्रकाश नारायण ने किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया? तो ये जो है 1974 ईस्वी में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया। अगला प्रश्न, जयप्रकाश नारायण के पिता का नाम क्या था? तो इनके पिता का नाम था हर्षु दयाल। जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का नाम क्या है? तो इनके द्वारा रचित पाठ का नाम है संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति क्या है? तो संपूर्ण क्रांति एक भाषण है। चूंकि जयप्रकाश नारायण जी पटना के गांधी मैदान में स्टेज पर चढ़ के वहाँ भाषण भी दिए थे, इसलिए यह एक भाषण ही है। ठीक है, संपूर्ण क्रांति किसकी रचना है? तो जयप्रकाश नारायण जी की है। संपूर्ण क्रांति पाठ में दिया गया भाषण किसका है? तो जयप्रकाश नारायण जी का। जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जो जन्म है सिताब दियारा गांव में ही हुआ था। ठीक है, 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो जयप्रकाश नारायण जी ने ही किया था। संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो संपूर्ण क्रांति की शुरुआत जो 1974 ईस्वी में ही हुई थी। जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए किस पुस्तक से सम्मानित किया गया? तो समाज सेवा के लिए इनको जो है मैग्सेसे सम्मान से सम्मानित किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, जयप्रकाश नारायण मद्रास में अपने किस मित्र के साथ रुके थे? तो ईश्वर अय्यर के साथ। ठीक है, इनके मित्र था ईश्वर अय्यर। ठीक है, अपना पूछिएगा कि कौन थे? तो इनके मित्र थे। अगला प्रश्न देखिएगा, जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का भविष्य किसके हाथों में? तो इनके अनुसार नई पीढ़ी के हाथों में। जो नई पीढ़ी के लोग हैं ना अभी, इसी के हाथों में देश का भविष्य है। ठीक है ना, नई पीढ़ी के लोग कौन है? हम हैं, आप है, ये लोग जो है नई पीढ़ी के लोग हैं। दिनकर जी का जो दिल का दौरा पड़ा वो किसके घर पर पड़ा? तो रामनाथ जी गोयनका के घर पर ही इनका दिल का दौरा पड़ गया। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? तो जयप्रकाश नारायण जी। जयप्रकाश नारायण ने बिहार विद्यापीठ में कौन सी परीक्षा दी? बिहार विद्यापीठ से जो है जयप्रकाश नारायण जी कौन सी परीक्षा दिए थे बिहार विद्यापीठ से? तो ISC की परीक्षा। पुलिस के बड़े उच्चाधिकारी ने किसके मुंह से सुना था कि जयप्रकाश नारायण नहीं होते तो बिहार जल गया होता? किसके मुख से? तो यह जो है यह सुने थे दीक्षित जी के मुंह से। ठीक है ना, यानी कि जरूरी पड़े तो कोई गए नहीं और जयप्रकाश नारायण जाकर सब कुछ कर दिए, तो बाद में गए पीछे से बड़ाई करने के लिए कि आप नहीं होते तो पूरा बिहार जल गया होता। जयप्रकाश नारायण किस पत्रिका को ठोस मानते हैं? तो यह जो है जयप्रकाश नारायण जी किस मित्रता को ठोस मानते हैं?
तो जयप्रकाश नारायण जो अंडरग्राउंड की मित्रता को ठोस मानते हैं, बोलते हैं कि अंडरग्राउंड की जो मित्रता होता है ना, ये गजब की मित्रता होता है, ये ठोस मित्रता है। हालांकि आज की तरह वो मित्रता नहीं होता था, ठीक है ना, अंडरग्राउंड की मित्रता। आज की मित्रता तो पैसा है तो मित्र, नहीं तो कुछ नहीं है। तो जयप्रकाश नारायण जी की जो मित्रता था वह अंडरग्राउंड की मित्रता था। अगला प्रश्न देखिएगा, जयप्रकाश नारायण किसको भाई कहते थे? तो ये जो है जवाहरलाल जी को अपना भाई कहते थे। तो 3 चैप्टर में कुल मिलाकर के आप लोगों ने देखा कि 41 ऑब्जेक्टिव था, जिसको हमने पूरा कवर किया। 4 चैप्टर के ऑब्जेक्टिव को कवर करेंगे। इस चैप्टर का शीर्षक अर्थात इस चैप्टर का नाम है अर्धनारीश्वर। चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं पहला प्रश्न इस चैप्टर का। नारी और नर एक ही द्रव्य की ढली 2 प्रतिमा, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? तो यह जो अर्धनारीश्वर पाठ से ही लिया गया है। अगला प्रश्न देखिए, दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था? तो पद्म भूषण, ठीक है ना। देखिए 10th का वही दिनकर जी है जो 10th में भी एक चैप्टर लिखे हुए हैं, जनतंत्र का जन्म, और इसमें लिखे हुए हैं अर्धनारीश्वर। हालांकि हमको याद है, बहुत दिन पहले पढ़े, लेकिन याद है हमको। तो उसमें जो है ना, उसमें पद्म विभूषण दिया गया उत्तर, और इसमें दिया हुआ है पद्म भूषण। तो आप लोगों से जब पूछे एग्जाम में तो आप लोग पद्म विभूषण ही लगाइए। क्यों? क्योंकि आप 12th की विद्यार्थी है, और प्लस में आपके चैप्टर में जो दिया गया है पद्म भूषण ही दिया गया, और 10th वाले के चैप्टर में पद्म विभूषण दिया गया है। हालांकि एग्जामिनर जो है वहाँ पर अपने सिलेबस के अनुसार ही चेक करता है, इसलिए आप अपने सिलेबस के अनुसार ही लगाइएगा। अगला प्रश्न देखिए, अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है अथवा अर्धनारीश्वर किसकी रचना है? तो रामधारी सिंह दिनकर की। रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है? तो इनकी जो रचना है अर्धनारीश्वर है। दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? बेगूसराय में। रामधारी सिंह दिनकर के पिता का नाम क्या था? रवि सिंह। दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है? तो प्रणभंग। दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? तो इनकी पहली कविता छात्र सहोदर में प्रकाशित हुई। दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई? तो 1925 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न में रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है? तो उत्तर हो जाएगा उर्वशी। उर्वशी जो है इन्हीं की रचना है, ठीक है। बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दे दिया था? तो बुद्ध, वही भगवान बुद्ध की जिक्र किया जा रहा है। तो बुद्ध और महावीर ने नारियों को भिक्षुणी होने का अधिकार दे दिया था, ठीक है ना। पुरुष जब नारी के गुण लेता है तब वह देवता बन जाता है, किंतु नारी जब नर का गुण सीखती है तब वह राक्षसी हो जाती है। यह कथन जो है, यह कथन किसका कथन है? तो यह जो कथन है प्रेमचंद्र जी का कथन है, जो कि बहुत ही ज़्यादा घटिया कथन है, ठीक है ना। अर्धनारीश्वर का किस विद्या से संबंध है अर्थात अर्धनारीश्वर पाठ की कौन सी विद्या है? तो उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा अर्धनारीश्वर पाठ की कौन सी विद्या है? तो यह एक निबंध है, ठीक है ना। वहाँ पर एग्जाम में गलती मत लगाइएगा, यह एक निबंध है, क्योंकि नारियों के ऊपर निबंध लिखा गया है। अगला प्रश्न देखिएगा, अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ में कौन स्वयं वृत्त बन गया और नारी को उसने बना दिया और नारी को उसने कली मान ली है? कौन? तो वह जो है पुरुष है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा, अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती जी का किस प्रकार का रूप है? तो अर्धनारीश्वर जो है ना, यह शंकर और पार्वती जी का कल्पित रूप है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, तो यहां तक ले आप लोगों ने देखा। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। फिलहाल था, चलिए ये 14 तक था। 15 नंबर को देखिएगा, अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती जी का किस प्रकार का रूप है? देखिए उसी प्रश्न को पलट दिया, तो यह जो है कल्पित रूप है। नारी तो हम यूं करी तब न किया विचार, जब जानी तब परिहरी नारी महाविकार। यह पंक्ति किस पाठ से ली गई है? तो यह जो पंक्ति है अर्धनारीश्वर पाठ से ही ली गई। जहाँ पर नारी की जिक्र है वह अर्धनारीश्वर पाठ से निकालिए, सीधे बोलिए अर्धनारीश्वर पाठ से। चूँकि तेज बच्चा इसको ऐसे झटा मत माना, लेकिन हम कुछ ऐसे बच्चों के लिए बोल रहे हैं जो थोड़ा सा दिमाग से मानसिक संतुलन थोड़ा बिगड़ चुका है, जो थोड़ा सा मंद बुद्धि है, उसको हम बोल रहे हैं। निम्नलिखित में कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है? तो वह हो जाएगा जूठन, क्योंकि जूठन जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की रचना है। जैसा कि आप लोगों ने जूठन के बारे में पढ़ा ही होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो बहुत जल्दी इसका भी वीडियो हम लेकर के आएंगे, बस आप लोग कमेंट कीजिए लेकर आने के लिए। निम्नलिखित में कौन सी रचना दिनकर जी की है? तो उत्तर हो जाएगा परशुराम की प्रतीक्षा। परशुराम की जो प्रतीक्षा है ना, दिनकर जी की ही रचना है। दिनकर जी को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ अथवा ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना कौन सी है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार से जो सम्मानित रचना है ना, वह है उर्वशी। क्यों? ठीक, क्योंकि उर्वशी पे इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है,
युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति कौन सी है? तो कुरुक्षेत्र हो जाएगा। अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है किसका किसका? बताओ, अर्धनारीश्वर जो है किसका कल्पित रूप है? तो उत्तर हो जाएगा क्या? शंकर और पार्वती जी का। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। यहाँ तक कर लिया आप लोगों ने, आगे देखिएगा। शंकर पार्वती जी, कभी कभी शिव पार्वती भी रहता है। गंधारी कौन थी? तो गंधारी जो थी या दुर्योधन की माँ थी। आप लोग अच्छे से जानते हैं, महाभारत देखे होइएगा तो जानते होइएगा। गंधारी कौन थी? दुर्योधन की माँ थी। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रेमचंद्र कौन थे? तो प्रेमचंद्र एक गद्यकार थे। प्रेमचंद्र क्या थे? प्रेमचंद्र एक गद्यकार थे। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देखिएगा। सॉरी माफ कीजिएगा, प्रेमचंद्र जो है एक कथाकार थे, वहां पर आप लोग कथाकार ही लगाइएगा तो ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा। दिनकर जी का जन्म कब हुआ था? तो दिनकर जी का जो जन्म है 23 सितंबर 1908 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 23 सितंबर 1908 ईस्वी को। अगला प्रश्न, दिनकर जी किस युग के कवि है? तो दिनकर जी छायावादोत्तर युग के कवि है। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा। संस्कृति के 4 अध्याय किसकी कृति है? तो रामधारी सिंह दिनकर की। संस्कृति के 4 अध्याय किसकी कृति है? तो रामधारी सिंह दिनकर की है। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा। कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है? तो उत्तर हो जाएगा शुद्ध कविता की खोज जो है रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा ही लिखा गया है। बाकी जितना दिया हुआ है सब इनकी नहीं है। चलिए तो कुल मिलाकर के 4 चैप्टर में 27 ऑब्जेक्टिव था। हम लोग 5 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव को कवर करेंगे, जिस चैप्टर का नाम अर्थात इस चैप्टर का शीर्षक का नाम है रोज। चलिए इसका ऑब्जेक्टिव हम लोग कवर करते हैं। निम्न में से कौन कहानी में गैंग्रीन का उल्लेख है? बताइए, निम्न में से कौन सी कहानी में गैंग्रीन का उल्लेख किया गया है? तो रोज कहानी जो है ना, रोज कहानी में गैंग्रीन का उल्लेख किया गया है। चलिए आगे देखिएगा। मालती किस कहानी की पात्रा है? तो मालती जो है रोज कहानी की पात्रा है। रोज शीर्षक कहानी में किसने पूछा तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं? तो यह जो पंक्ति पूछा हुआ लेखक ने पूछा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। अगला जो प्रश्न है वह प्रश्न है सच्चिदानंद हीरानंद वत्सयायन अज्ञे द्वारा लिखी गई कहानी की नाम कौन सी है? कौन सी कहानी है? तो उत्तर हो जाएगा रोज। रोज जो कहानी है ना, यह इन्हीं की कहानी है। अगला प्रश्न देखिए। आज्ञा मूलतः क्या थे? आज्ञा जो मूलतः थे वह कहानीकार ही थे, क्योंकि अक्सर वो कहानी ही लिखा करते, इसीलिए वो कहानीकार ही थे। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला जो प्रश्न है वह है, एक मिनट आप लोग लाइन पर बने रहिए। चलिए आगे देखिए। कुछ मजबूरी कमी के कारण अभी हम थोड़ा सा सुस्त हो गए थे। आगे देखिएगा। सच्चिदानंद हीरानंद वत्सयायन अज्ञे द्वारा लिखी गई कहानी जो है वह कौन सी है? तो वह कहानी है रोज। अज्ञे मूलतः क्या थे? तो अज्ञे जो है मूलतः कहानीकार थे। अज्ञे जी ने इंटर कहाँ से किया था? तो अज्ञे जो है मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से इंटर किया था। अज्ञे जी की पहली कहानी कब प्रकाशित हुई? तो इनकी जो पहली कहानी था वह 1924 ईस्वी में प्रकाशित हो गया। महेश्वर की पत्नी का नाम क्या था? तो महेश्वर के जो पत्नी का नाम था मालती। अज्ञे जी कौन सी कहानी, अज्ञे जी की ऐसी कौन सी कहानी जो गैंग्रीन नाम से प्रसिद्ध है? तो वह है रोज। रोज जो कहानी है गैंग्रीन नाम से भी प्रसिद्ध है। ठीक है। लेखक कितने वर्षों बाद मालती से मिलने आया था? तो 4 वर्ष बाद। ठीक है। मालती के पति किस बीमारी का ऑपरेशन करके आए थे? तो वह जो है गैंग्रीन नामक बीमारी का ऑपरेशन करके आए थे। ठीक है ना। गैंग्रीन एक प्रकार की बीमारी है। मालती के पति का नाम क्या था? तो मालती के पति का नाम था महेश्वर। भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा अज्ञे जी को कौन सा पुरस्कार दिया गया? तो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। सर, भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा अज्ञे जी को कौन सा पुरस्कार दिया गया? तो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। बचपन में खेलने के लिए सच्चिदानंद हीरानंद वत्सयायन अज्ञे कौन सा नाटक लिखा था? तो इंद्र सभा। बचपन में जो है ना, ये खेलने के लिए इंद्र सभा नामक एक नाटक भी लिखा था। आगे देखिएगा। रोज शीर्षक कहानी में मालती मिट्टी का बर्तन गर्म पानी से क्यों धो रही है? तो दही जमाने के लिए धो रही थी। ठीक है ना। महेश्वर कौन सा फल लेकर आया था? तो महेश्वर जो आम लेकर आया था। रोज कहानी का कौन सा पात्र डॉक्टरी पेशा से जुड़ा हुआ था? तो महेश्वर। अज्ञे जी की कितनी वर्ष की उम्र में कविता लिखना शुरू कर दिया? अज्ञे जी कितने वर्ष की उम्र में कविता लिखना शुरू कर दिए? तो मात्र 10 वर्ष की उम्र में ही अज्ञे जी कविता लिखना कर दिए थे शुरू। आगे देखिएगा।
अगला जो प्रश्न है, मालती का पति क्या था? तो मालती का जो पति है वो एक डॉक्टर था। तार सप्तक के संपादक कौन है? तो तार सप्तक के संपादक है सच्चिदानंद हीरानंद व सयायन अज्ञेय, जिसको शॉर्टकट में अज्ञेय के नाम से भी जाना जाता है। अज्ञेय किस वाद से संबंधित है? तो अज्ञेय जो है प्रयोगवाद से संबंधित। अगला प्रश्न होगा 22 नंबर, इनमें अज्ञेय का नाटक कौन सा है? तो उत्तर प्रियदर्शी इन्हीं के नाटक है, ठीक है ना। गैंग्रीन इनमें से किससे संबंधित है? तो गैंग्रीन बीमारी से संबंधित, ठीक है ना। यह कोई पशु का नाम है या कोई देश का नाम, वनस्पति का नाम नहीं है, ठीक है ना। यह गैंग्रीन एक प्रकार की बीमारी है जो कांटा चुभने के कारण हो जाता है, खास करके पहाड़ी इलाकों में। अगला प्रश्न देखिएगा, मालती महेश्वर की संतान का नाम क्या था? यानी दोनों के संतान का नाम क्या था? तो टीटी, ठीक है ना, टीटी नाम था इसके बेटे का। नदी के द्वीप किसकी रचना है? तो नदी के द्वीप अज्ञेय जी की रचना है। अज्ञेय को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर दिया गया? किस रचना पर मिला? तो कितनी नाव में कितनी बार, कितनी नाव में कितनी बार, इसलिए इनको ज्ञानपीठ रचना दिया गया, ठीक है ना। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अज्ञेय का जन्म कब हुआ था? तो अज्ञेय का जो जन्म है 7 मार्च 1911 ईस्वी को हुआ था। अज्ञेय के पिता का नाम क्या था? तो अज्ञेय के पिता का नाम था डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। अगला प्रश्न है, कौन सी पुस्तक अज्ञेय की है? तो उत्तर हो जाएगा हरी घास पर क्षण भर। हरी घास पर क्षण भर अज्ञेय का ही पुस्तक है। कौन सी रचना अज्ञेय की नहीं है? तो उत्तर हो जाएगा तिरिच, क्योंकि तिरिच इनका रचना नहीं है, तिरिच उदय प्रकाश जी की रचना है। बाकी जितना अपने अपने अजनबी, भगनदूत, एक बूंद सहसा उछली, ये सब इन्हीं का है, केवल तिरिच इनका नहीं है, तिरिच उदय प्रकाश जी का है। रोज कहानी की नायिका कौन है? यानी कि सबसे इसमें का जो प्रमुख है कौन है? तो इसमें का सबसे प्रमुख है मालती, ठीक है। रोज कहानी में अतिथि बनकर कौन आता है? तो मालती के दूर के रिश्तेदार, ठीक है ना, अर्थात भाई बोल सकते हैं। रोज कहानी घंटों की किस खड़कन के साथ समाप्त होती है? तो 11 बजे तक, ठीक है ना, 11 बजे समाप्त हो जाता है। कौन सी कृति अज्ञेय की नहीं है? तो उत्तर हो जाएगा पल्लव। बाकी कितनी नाव में कितनी बार, हरी घास पर क्षण भर, सदा निरा, सब इन्हीं का है। और एक जो पल्लव है इनका नहीं है, ठीक है ना। देखिए सादा नीरा अज्ञेय जी का है, ठीक है ना, लेकिन वो सादा नीरा की बात करें तो वो इनका नहीं है, वो जगदीश चंद्र माथुर जी का है। सीधे सादा नीरा कहे तो अज्ञेय और वो सादा नीरा कहे तो जगदीश चंद्र माथुर। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, कौन सी कृति अज्ञेय की है? तो उत्तर हो जाएगा नदी के द्वीप। नदी के द्वीप जो अज्ञेय जी का ही कृति है। रोज इनमें से क्या है? तो रोज जो है कहानी है। उत्तर प्रियदर्शी नाटक के नाटककार कौन है? तो अज्ञेय। शेखर एक जीवनी किस विद्या की कृति है? तो यह जो उपन्यास है। अज्ञेय की माँ का नाम क्या था? तो अज्ञेय की माँ का नाम था व्यंती देवी। अगला प्रश्न है, रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? तो रोज शीर्षक कहानी के लेखक अज्ञेय जी। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। देखिए कुल मिलाकर के 5 चैप्टर में जो है 40 ऑब्जेक्टिव दिया होता है। हम लोग 6 चैप्टर के ऑब्जेक्टिव को कवर करेंगे, जिस चैप्टर का नाम है एक लेख और एक पत्र, अर्थात इस चैप्टर का शीर्षक है एक लेख और एक पत्र, जो कि बहुत ही बड़े विद्वान, बहुत ही बड़े विधाता पुरुष के द्वारा लिखा गया, जिस पुरुष का नाम है भगत सिंह, जो कि देश के लिए फांसी पे चढ़ गए थे, तब जाकर के हमारा देश हुआ था आजाद। एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा है? तो सुखदेव को। भगत सिंह ने कैसे मृत्यु को सुंदर मृत्यु कहा है? तो उत्तर हो जाएगा देश सेवा के बदले दी गई फांसी को सुंदर मृत्यु कहा है भगत सिंह। पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या पर लिखी गई लेख कौन सी है? तो उत्तर हो जाएगा वह जो है पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या किस लेखक की रचना है? तो यह है भगत सिंह की। एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है? मोस्ट इंपोर्टेंट, वेरी वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है ना। इसके रचनाकार है भगत सिंह। भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह का, भगत सिंह के पिता जो था सरदार किशन सिंह तथा चाचा अजीत सिंह किसके सहयोगी थे? तो उत्तर हो जाएगा लाला लाजपत राय के। भगत सिंह ने अपने नेतृत्व में पंजाब में नौजवान भारत सभा का गठन कब किया था? तो 1926 ईस्वी में। भगत सिंह ने चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर किस संघ का गठन किया? तो हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक पार्टी का गठन किया था। भगत सिंह किस उम्र में क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हुए? तो मात्र 12 वर्ष की उम्र में ये जो है ना क्रांतिकारी गतिविधि में शामिल हो गए। भगत सिंह को कांग्रेस तथा महात्मा गांधी से मोहभंग कब हुआ? तो उत्तर हो जाएगा 1921 में। 1914 ईस्वी में भगत सिंह किस पार्टी की ओर आकर्षित हुए? तो गदर पार्टी की ओर। चौरा चौरी कांड जो है यह कब हुआ था? तो चौरा चौरी कांड 1922 ईस्वी में हुआ था, ठीक है ना। भगत सिंह की जो शहादत है वह कब हुई थी? तो भगत सिंह की शहादत 23 मार्च 1931 ईस्वी को हुआ था, 7:33 शाम को, ठीक है। याद रखिएगा, विस्तार से बोल दिए। भगत सिंह गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा निकाली जाने वाली किस पत्रिका से जुड़े? तो वह जो है प्रताप से जुड़े हुए, ठीक है ना। भगत सिंह के पिता का नाम क्या था? तो भगत सिंह के पिता का नाम था सरदार किशन सिंह। अगला प्रश्न, एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ क्या है? तो यह जो है यह एक ऐतिहासिक पत्र है, ठीक है ना। सन 1926 में भगत सिंह ने किस दल का गठन किया? तो नौजवान भारत सभा का, ठीक है ना।
और हम लोग आगे देखेंगे भगत सिंह को अपने लिए सजा के संबंध में क्या विश्वास था। तो भगत सिंह को अपने लिए सजा के संबंध में विश्वास था कि मुझे मृत्युदंड जरूर से जरूर दिया जाएगा, ठीक है ना। तो मृत्युदंड विश्वास था इनको। प्रिंस क्रोपोटकिन कौन था। तो प्रिंस क्रोपोटकिन जो है यह एक अर्थशास्त्र का विद्वान था। भगत सिंह को फांसी कब दी गई। तो भगत सिंह को फांसी 23 मार्च 1931 ईस्वी को दी गई। अगला प्रश्न देखिएगा, उसके बाद वाला प्रश्न, भगत सिंह का संपूर्ण परिवार क्या था। तो संपूर्ण परिवार इनका स्वाधीनता सेनानी था। सारे परिवार जिस तरह से भगत सिंह थे देश के प्रति समर्पित, उसी तरह इसका परिवार भी था देश के प्रति समर्पित, चाहे जान क्यों ना चली जाए। भगत सिंह ने अपने मित्रों के साथ केंद्रीय असेंबली में बम कब फेंका था। तो 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को ये जो है अपने मित्र के साथ मिलकर के केंद्रीय असेंबली में बम को फेंक दिया। प्रताप के संस्थापक कौन था। तो प्रताप के संस्थापक संपादक वो कोई थे, तो वो है गणेश शंकर विद्यार्थी। भगत सिंह का जन्म कब हुआ था। तो भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 ईस्वी को हुआ, ठीक है। भगत सिंह के चाचा का नाम क्या था। तो भगत सिंह के चाचा का नाम था अजीत सिंह। भगत सिंह के चाचा का नाम क्या था, अजीत सिंह। विद्यार्थी और राजनीति शीर्षक निबंध किसका लिखा हुआ है। तो यह जो है भगत सिंह के द्वारा लिखा गया है। मतवाला पत्रिका कहाँ से निकलती थी। तो मतवाला पत्रिका कलकत्ता, यानी जिसको कोलकाता भी बोला जाता है, वहीं से निकलती थी। आत्महत्या एक घृणित अपराध है, यह पुण्यता कायरता का कार्य है। यह कथन किसका है। तो यह जो कथन है भगत सिंह का है। मैं नास्तिक क्यों हूँ, यह किसका लेख है। तो यह जो लेख है भगत सिंह का है। अगला प्रश्न, बंदी जीवन किसकी कृति है। तो यह जो है सचिंद्र नाथ सन्याल की है, ठीक है। कुलवीर सिंह और कुलतार सिंह भगत सिंह के कौन लगते थे। तो भाई लगते थे, ठीक है ना। गणेश शंकर विद्यार्थी किस पत्र का संपादन करते थे। तो प्रताप। भगत सिंह ने अपने मित्रों के साथ केंद्रीय असेंबली में बम कब फेंका था। तो उत्तर हो जाएगा 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को। तो कुल मिलाकर के 6 चैप्टर में मात्र इतना ही था ऑब्जेक्टिव। 32 हम लोग 7 चैप्टर के ऑब्जेक्टिव को कवर करेंगे, जिस चैप्टर का शीर्षक अर्थात इस चैप्टर का नाम है ओ सादा नीरा। चैप्टर का पहला प्रश्न है ओ सादा नीरा शीर्षक निबंध में वर्णित मन कैसे ताल है। तो यह जो है गहरे और विशाल ताल है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा, ओ सादा नीरा निबंध किस पुस्तक से लिया गया है। तो बोलते छंद से लिया गया है। गंडक नदी का जल सदियों से कैसा रहा है। तो चंचल रहा है। सरायामन ताल का जल सदियों से कैसा रहा है। तो यह जो है स्थिर रहा है। वसुंधरा भोगी मानव और धर्मांध मानव एक ही सिक्के के 2 पहलू है। यह किस पाठ की पंक्ति है। तो यह जो पंक्ति है वो सदा नीरा पाठ की है और किसके द्वारा कहा गया है। तो जगदीश चंद्र माथुर जी के द्वारा कहा गया है। रामपुरवा कहाँ है। तो रामपुरवा भितिहरवा के पास में है, ठीक है ना। गांधी जी को महुए के पेड़ के नीचे जगह किसने दी थी। तो मठ के महंत ने। गांधी जी की झोपड़ी को किसने जला दिया था। तो एमन साहब के कर्मचारी ने, जो कि बड़ा बदमाश था, अंग्रेज के पार्टी ही था, जो कि गांधी जी के झोपड़ी में आग लगा दिया था, ठीक है ना। बहुजन संप्रेषण के माध्यम पुस्तक किसने लिखी है। तो जगदीश चंद्र माथुर। निम्नलिखित में कौन सी रचना जगदीश चंद्र माथुर की है। तो उत्तर हो जाएगा ओ सादा नीरा। अगला प्रश्न है ओ सादा नीरा शीर्षक पाठ किस विद्या की अंतर्गत आता है। तो यह जो है निबंध के अंतर्गत आता है। जगदीश चंद्र माथुर मूलतः क्या थे। तो इसके यह जो थे मूलतः नाटककार थे, ठीक है ना। मूलतः पूछा जाए तो नाटककार थे। ओ सदा नीरा निबंध बिहार के किस क्षेत्र की संस्कृति पर लिखी गई है। तो चंपारण, ठीक है ना। हम शुरू में ही पढ़ाए हुए थे, बताए हुए कि चंपारण पर लिखी गई है। चंपारण क्षेत्र में बाढ़ का मुख्य कारण क्या है। तो चंपारण क्षेत्र में बाढ़ का मुख्य कारण जंगल का काटना, यानी जंगल को काट दिया है बहुत ज़्यादा, यही वजह से वहाँ बाढ़ बहुत भयंकर आता है। चूँकि पहले भी आता था लेकिन उतना भयंकर नहीं, लेकिन अभी जो है बहुत ज़्यादा भयंकर बाढ़ आता है चंपारण क्षेत्र में। माथुर जी किस राज्य के शिक्षा सचिव नियुक्त हुए। तो बिहार राज्य के। ओ सदा नीरा पाठ के अनुसार गांधी जी ने आश्रम विद्यालय की स्थापना कहाँ किया था। तो उत्तर हो जाएगा बरहरवा में, मधुबन में और भितिहरवा में, ठीक है ना। बरहरवा, मधुबन और भितिहरवा। अंग्रेज ठेकेदारों ने किस चीज की खेती का विस्तार किया। तो नील की खेती का, ठीक है ना, जो कि बड़ा किसान पर अत्याचार करता था ये देवता। तो कुल मिलाकर के 17 हुआ है। आगे देखिएगा अब अगला प्रश्न 18 नंबर, राजा हरि सिंह देव को गयासुद्दीन तुगलक का मुकाबला कब करना पड़ा, यानी सामना कब करना पड़ा। तो 1325 ईस्वी में। धांगरों को नील की खेती के सिलसिले में कब लाया गया। तो उत्तर हो जाएगा 18वीं शताब्दी के अंत में। पुंडलिक जी कौन थे। पुंडलिक जी एक शिक्षक थे, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जगदीश चंद्र माथुर द्वारा रचित है। तो उत्तर हो जाएगा कोणार्क।
निम्नलिखित में कौन सी उपाधि माथुर जी को मिली है? तो उत्तर हो जाएगा विद्या वारिधि। माथुर जी को भितिहरवा पहुंचने पर कौन मिले थे? तो जब ये भितिहरवा पहुंचे तो भितिहरवा पहुंचने पर इनको मिले थे पुंडलिक जी। सॉरी, भितिहरवा पहुंचने पर, ठीक है, भितिहरवा पहुंचने पर इनको मिले थे पुंडलिक जी। पुंडलिक जी ने निर्भीकता किससे सीखी? तो पुंडलिक जी निर्भीकता गांधी जी से ही सीखी थी, और फिर पुंडलिक जी निर्भीकता गांधी जी से सीख करके पूरे ग्रामवासियों को सिखा दिए और निडर बना दिए कि थोड़ा सा भी नहीं डरना है अंग्रेज से, ठीक है ना। कर्नाट वंश के राजा हरि सिंह को किसका मुकाबला करना पड़ा? तो उत्तर हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक का। चंपारण में धांगर कहाँ से आए थे? तो यह छोटा नागपुर से आए थे। गांधी जी चंपारण में कब आए? तो गांधी जी चंपारण में आए थे अप्रैल 1917 ईस्वी में, ठीक है ना, याद रखिएगा। तिनकठिया प्रथा जो है यह किससे संबंधित है? तो नील की खेती से, ठीक है ना। कहने का मतलब 20 कट्ठा जमीन में 3 कट्ठा नील की खेती करना ही तिनकठिया प्रणाली कहलाती है, ठीक है ना। ओ सदा निराश शीर्षक पाठ के अनुसार सन 1962 की बाढ़ का दृश्य जिन्होंने देखा उन्हें रामचरितमानस में किसके क्रोध रूपी नदी की बाढ़ याद आई होगी? तो उत्तर हो जाएगा केकई की, ठीक है ना। केकई आप लोग अच्छे तरह से जानते हैं केकई के बारे में। जगदीश चंद्र माथुर ने किस विश्वविद्यालय से एमए उत्तीर्ण किया? तो उत्तर हो जाएगा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। ओ सदा निराश शीर्षक पाठ के अनुसार सुल्तान ने घोड़े से उतरकर किस पर आघात किया? तो उत्तर हो जाएगा विशाल विटप के तने पर, पूरा जंगल काट खूट कर दिया। मठ के महंत ने गांधी जी को कहाँ शरण दिया था? तो उत्तर हो जाएगा एक महुए के पेड़ के नीचे। जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कहाँ हुआ था? तो जगदीश चंद्र माथुर, सॉरी, उत्तर प्रश्न पूछ रहा है जगदीश चंद्र माथुर का जो जन्म है कब हुआ था? तो 16 जुलाई 1917 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किया? तो उत्तर हो जाएगा जगदीश चंद्र माथुर ने। दक्षिण बिहार में गया जिले के किस जाति के लोगों को चंपारण में नील की खेती के लिए लाया गया था? किस जाति के लोगों? तो भुइयां जाति के लोगों को लाया गया था, ठीक है ना। आगे देखिएगा, अब इससे आगे हम लोग देखते हैं 36 नंबर देखिएगा, राजकुमार शुक्ल की मृत्यु कब हो गई? तो राजकुमार शुक्ल की जो मृत्यु है लगभग अनुमानित 1930 ईस्वी के आसपास में हो गया। बोलते क्षण किस साहित्यिक विद्या की कृति है? तो यह जो है निबंध है, ठीक है ना। ओ सदा निरा किसको नियमित बनाकर लिखा गया? तो गंडक नदी को। थारन शब्द किस शब्द से विकसित हुई है? तो थारन शब्द थार शब्द से निकाला गया है, जो कि राजस्थान से संबंध रखता है, ठीक है। बिहार के सुप्रसिद्ध सांस्कृतिक उत्सव वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किया? तो उत्तर हो जाएगा जगदीश चंद्र माथुर ने। अगला प्रश्न देखिएगा, ओ मेरे सपने क्या है? तो यह जो है यह एक नाटक है। गौतम बुद्ध का आविर्भाव कब हुआ था? तो गौतम बुद्ध का आविर्भाव आज से 2500 वर्ष पहले, कहे तो 2500 वर्ष पहले। राजा हरि सिंह देव को किसका मुकाबला करना पड़ा? तो गयासुद्दीन तुगलक का। ओ सदा निरा के लेखक कौन है? तो उत्तर हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक। कोणार्क के नाटककार कौन है? तो कोणार्क के नाटककार है जगदीश चंद्र माथुर। 10 तस्वीरें के रचनाकार कौन है? तो उत्तर हो जाएगा जगदीश चंद्र माथुर, ठीक है। तो कुल मिलाकर के 7 चैप्टर में 46 ऑब्जेक्टिव था, जिसको हम लोगों ने कवर किया अच्छे से। हम लोग 8 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव को कवर करेंगे बिना टाइम को व्यतीत किए हुए। चैप्टर का शीर्षक है सिपाही की माँ, अर्थात इस चैप्टर का नाम है सिपाही की माँ। चलिए इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव को हम लोग करते हैं कवर। पहला ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है, मोहन राकेश के बचपन का नाम क्या था? तो इसके बचपन का नाम था मदन मोहन गुगलानी। अगला प्रश्न, मुन्नी कौन थी? तो मुन्नी जो थी वह विष्णु की बेटी थी, अर्थात मानक की बहन भी बोल सकते हैं। तो वहाँ पर ऑप्शन के अनुसार चलना है एग्जाम में। सिपाही की माँ एकांकी की कथा वस्तु क्या है? तो यह जो है निम्न मध्य वर्ग की कहानी है, ठीक है ना, निम्न मध्य वर्ग की है। सिपाही की माँ एकांकी जो है विष्णु चरपाई के पास मोढ़े पर बैठकर क्या कर रही है, क्या करती दिखाई देती है? तो सूत काटती हुई, ठीक है ना। अगला प्रश्न, रंगून कहाँ है? तो रंगून जो है वर्मा में पड़ता है। मोहन राकेश रचित नाटक संग्रह कौन सा है? तो आषाढ़ का एक दिन, ठीक है ना, यही उनके द्वारा रचा गया है। सिपाही की माँ एकांकी के लेखक कौन है? अथवा सिपाही की माँ के रचनाकार कौन है? अथवा इसके लेखक कौन है? फिर भी बोलेंगे मोहन राकेश ही हैं। अगला प्रश्न, विष्णु किस एकांकी की पात्रा है? तो विष्णु जो है सिपाही की माँ शीर्षक एकांकी की पात्रा है। मानक की माँ का नाम क्या है? तो मानक की माँ का नाम है विष्णु। मानक किस युद्ध में सिपाही के रूप में लड़ने वर्मा गया है? तो द्वितीय विश्व युद्ध के रूप में, ठीक है ना, याद रखिएगा द्वितीय विश्व युद्ध के। बताइए द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था, याद है किसी को? प्रथम विश्व युद्ध 14 हुआ था, 18 तक चला था, ठीक है ना। द्वितीय विश्व युद्ध किसी को पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताएं।
सिपाही की माँ एकांकी में किसकी कथा वस्तु प्रस्तुत की गई है? तो माँ बेटी की, ठीक है ना, माँ बेटी की कथा बताई गई है इसमें। मोहन राकेश किस पत्रिका के संपादक रहे हैं? तो सारी का। मुन्नी डाक गाड़ी के पीछे पीछे क्यों जाती रहती है? तो वह जो है किस लिए जाती है? तो चिट्ठी के लिए, ठीक है ना, अपने भाई की चिट्ठी के इंतजार में। नाटक के क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद के बाद सबसे बड़ी प्रतिमा कौन माने जाते हैं? तो उत्तर हो जाएगा मोहन राकेश। सिपाही की मां शीर्षक पाठ में हड्डियों का चलता फिरता ढांचा कौन है? तो उत्तर हो जाएगा दीनू कुम्हार। ईसाई लड़कियां विष्णु के घर आकर क्या मांगती है? तो ईसाई लड़कियां जो विष्णु घर आ जाते हैं और विष्णु घर आकर के मांगती है चावल दाल। 13 दिनों तक हम लोग भूखे प्यासे जंगली रास्ते में चलते रहे, यह किसने कहा? तो यह जो पंक्ति है ईसाई लड़की ने ही कहा। अगला प्रश्न है, मोहन राकेश किस आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे? किस आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे? तो वह जो है नई कहानी के आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे। निम्नलिखित में से कौन सी रचना जो है मोहन राकेश की है? तो उत्तर हो जाएगा न आने वाला कल। यह किसकी रचना है? तो मोहन राकेश की। किसकी माँ पागल हो गई है? तो सिपाही की जो माँ थी वह पागल हो गई थी। मुन्नी की उम्र क्या थी? मुन्नी की उम्र जो थी वह कितनी हो चुकी थी? तो 14 वर्ष की हो चुकी थी मुन्नी की उम्र। निम्नलिखित में विष्णु की पड़ोसन कौन है? तो विष्णु की जो पड़ोसन है कुंती है। मुन्नी किस दिन मानक की चिट्ठी के आने की भविष्यवाणी करती है? उत्तर हो जाएगा मंगलवार की। कौन कहता है मैं इसकी लाश ले जाकर चील और कौवों के आगे डाल दूंगा? उत्तर हो जाएगा सिपाही बोलता है, ठीक है ना। किससे बोलता है? तो मानक से। मानक को दिया बोलता है उसकी माँ के सामने आकर के, ठीक है ना। किसके करों के मोती तारों की तरह चमकते हैं? तो फिर से देखिएगा, किसके करों की जो मोती है तारों की तरह चमकते हैं? तो तारों के क्या है? तारों की। हालांकि इसमें उत्तर जो है ना गलत दिया हुआ है, चूंकि इसको हम कमेंट बॉक्स में सटीक करेंगे। इसमें प्रश्न या तो गलती है या फिर उत्तर गलत है, ठीक है। तो कुल मिलाकर 25 हुए किए। चलिए 26 नंबर को हम लोग कवर करते हैं। 26 नंबर प्रश्न देखिएगा, किस पाठ में यह उदाहरण आया है? फौजी वहां लड़ने के लिए है, वे भाग नहीं सकते, वे जो फौज छोड़कर भागता है उसे गोली मार दी जाती है। किस पाठ की पंक्ति है? तो सिपाही की मां शीर्षक पाठ की पंक्ति है। मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था? तो मोहन राकेश का जो जन्म है 8 जनवरी 1925 ईस्वी को हुआ था। इनमें कौन सी कृति मोहन राकेश की है? तो जानवर और जानवर यह जो कृति है मोहन राकेश की है। मोहन राकेश का जन्म कहाँ हुआ था? तो मोहन राकेश का जन्म जंडी वाली गली अमृतसर में हुआ था। अगला प्रश्न, सिपाही के माँ किस एकांकी संग्रह से लिया गया है? तो यह जो है अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से लिया गया है, जो कि एग्जाम में पूछता है, याद रखिएगा। मुन्नी मानक की माँ का नाम क्या है? यानी मुन्नी और मानक की माँ का नाम क्या है? तो नाम है विष्णु। अगला प्रश्न देखिएगा, सिपाही की माँ एकांकी के अनुसार लड़ाई कहाँ हो रही है? तो वर्मा में। मोहन राकेश की एकांकी का शीर्षक है, मोहन राकेश जो किस एकांकी का शीर्षक है? मोहन राकेश जो है ना इसके द्वारा लिखा गया पाठ का नाम क्या है? तो सिपाही की माँ। सिपाही की माँ कौन है? तो उत्तर हो जाएगा बिसनदेई। देखो विष्णु को ही बिसनदेई कहा जाता है, ठीक है ना। जैसे क्या होता है ठाकुर के घर वाली को हम लोग ठकुराइन बोल देते हैं ना, उसी प्रकार विष्णु की जो सिपाही की जो माँ है ना उसकी नाम है विष्णु, तो उसको बिसनदेई ही बोल दिया जाता है। सिपाही की माँ एकांकी में कुंती कौन है? तो कुंती जो है विष्णु की पड़ोसन है। रवेश क्या होता है? तो रवेश जो है यह मोटे सूत की बुनी चादर होती है, ठीक है ना, जो कि ज़्यादा विष्णु बिना करती थी। तो 8 चैप्टर में कुल मिलाकर 36 ऑब्जेक्टिव था। हम लोग 9 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव को कवर करेंगे, जिस चैप्टर का शीर्षक अर्थात इस चैप्टर का नाम है प्रगीत और समाज। प्रगीत और समाज निबंध किस निबंध संग्रह से लिया गया है? तो यह वाद विवाद और संवाद से लिया गया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नाम्बर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो नाम्बर सिंह का जो जन्म है जियनपुर में हुआ था। नाम्बर सिंह की कौन सी रचना है? तो उत्तर हो जाएगा प्रगीत और समाज। प्रगीत और समाज जो है नाम्बर सिंह का ही रचना है। नाम्बर सिंह के गुरु कौन थे? नाम्बर सिंह के गुरु थे हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये एग्जाम में पूछता है। नाम्बर सिंह ने BA तथा MA की शिक्षा कहाँ से प्राप्त किए? तो BHU से प्राप्त किए, ठीक है ना। कहाँ से? BHU से, यानी कि बिहार हिंदुस्तान यूनिवर्सिटी से। आगे देखिएगा, प्रगीत कैसा काव्य है? तो प्रगीत जो है प्रबंध काव्य है, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा,
दुनिया को हाथ की तरह गर्म और सुंदर होना चाहिए, यह किस कवि की कविता का अंश है? तो यह जो है केदारनाथ सिंह की है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य सिद्धांत का आदर्श कौन सा काव्य है? तो उत्तर हो जाएगा प्रबंध काव्य। अगला प्रश्न देखिएगा, सहर्ष स्वीकारा है कविता के रचयिता कौन है? यह कविता है, ठीक है ना, सहर्ष स्वीकारा है, यह एक कविता है। तो इसके रचयिता कौन है? तो मुक्तिबोध जी है, ठीक है ना, जिसको गजानंद माधव मुक्तिबोध के नाम से भी जाना जाता है, शॉर्टकट में मुक्तिबोध दिया गया, ठीक है। सच्चे अर्थों में प्रगीतात्मकता का आधार क्या है? तो उत्तर हो जाएगा समाज के अवरुद्ध व्यक्ति। अगला प्रश्न है, आलोचना त्रैमासिक के प्रधान संपादक कौन थे? उत्तर हो जाएगा नामवर सिंह। 20वीं सदी में प्रगीतात्मकता का दूसरा उन्मेष कैसे हुआ? तो उत्तर हो जाएगा रोमांटिक उत्थान के साथ। नामवर सिंह को कविता के नए प्रतिमान पर साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला, कब प्राप्त हुआ? तो उत्तर हो जाएगा 1971 ईस्वी में। तन गई रीढ़ किसकी कविता है? तो यह जो कविता है नागार्जुन की है, यह याद रखिएगा। नामवर सिंह 1970 में किस विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर प्रोफेसर के रूप में नियुक्त हुए? उत्तर हो जाएगा जोधपुर विश्वविद्यालय में। अगला प्रश्न, दूसरी परंपरा की खोज किसकी रचना है? तो यह जो है नामवर सिंह की ही रचना है। दूसरी परंपरा की खोज किसकी रचना है? तो नामवर सिंह की ही रचना है। निम्नलिखित में कौन प्रलय की छाया के कवि है? तो जयशंकर प्रसाद जो है प्रलय के छाया की कवि है। अगला प्रश्न, तुलसीदास के रचयिता कौन है? तो उत्तर हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ये मत सोचिएगा तुलसीदास के रचयिता है तो तुलसीदास ही होगा, ऐसी बात नहीं है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। कविता के लिए प्रतिमान के लेखक कौन है? कविता के लिए प्रतिमान के लेखक कौन है? तो उत्तर हो जाएगा नामवर सिंह। बाज की दाढ़ में आदमी का खून लग चुका है, यह पंक्ति किस कविता की पंक्ति है? बताइए। तो यह जो है तय तो यही था। क्या है? तय तो यही था, इसी का पंक्ति है, ठीक है ना। मैं तुम लोगों से दूर हूँ किसकी कविता है? तो यह जो है मुक्तिबोध की कविता है। नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था? तो नामवर सिंह का जो जन्म है 28 जुलाई 1927 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की है? तो उत्तर हो जाएगा पृथ्वीराज रासो की भाषा, यह जो है नामवर सिंह का ही पुस्तक है। अगला प्रश्न देखिएगा, नामवर सिंह के पीएचडी का विषय क्या था? यानी कि किस विषय से ये पीएचडी किए थे? देखिए पीएचडी एक कोर्स होता है, ठीक है ना, जिस कोर्स करने के बाद किसी भी व्यक्ति के नाम के पहले डॉक्टर लगा दिया जाता है, ठीक है, जैसे बोला जाता है डॉक्टर फलना, डॉक्टर चिलना, तो यह एक कोर्स होता है, ठीक है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? पृथ्वीराज रासो की भाषा, ठीक है ना, इसी भाषा में, इसी विषय में वो जो है पीएचडी किए थे। अगला प्रश्न, राम की शक्ति पूजा किसकी कविता है? तो यह निराला जी की है। प्रगीत और समाज के लेखक कौन है? उत्तर हो जाएगा नामवर सिंह। नामवर सिंह द्वारा लिखित प्रगीत और समाज क्या है? उत्तर हो जाएगा निबंध। नामवर सिंह को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? उत्तर हो जाएगा कविता के नए प्रतिमान पर। नामवर सिंह प्रधान संपादक थे, बताइए। नामवर सिंह जो है वह प्रधान संपादक थे किस चीज का? तो आलोचना त्रैमासिक के। अगला देखिए, कमायनी के कवि कौन है? तो कमायनी के जो कवि है प्रसाद जी है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, लिरिक जो है, लिरिक का पर्याय क्या होगा? लिरिक का पर्याय होता है प्रगीत। देखिए प्रगीत को ही बोला जाता है लिरिक। तो कुल मिलाकर 9 चैप्टर में 31 ऑब्जेक्टिव था। हम लोग 10 चैप्टर के ऑब्जेक्टिव को कवर करेंगे, जिस चैप्टर का शीर्षक अर्थात इस चैप्टर का नाम है जूठन। चलिए, चैप्टर का पहला ऑब्जेक्टिव दिया है जूठन के रचनाकार कौन है? तो जूठन के जो रचनाकार है वह है ओम प्रकाश वाल्मीकि। ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना कौन सी है? तो जूठन। उस तरह से पलट के पूछ देता है एग्जाम में, ठीक है ना। ओम प्रकाश वाल्मीकि को 1993 में कौन सा पुरस्कार दिया गया? तो डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार। ओम प्रकाश वाल्मीकि को डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार कब प्राप्त हुआ? तो उत्तर हो जाएगा 1993 ईस्वी में। किसी भी तरह से घुमा के पूछे उससे हमको फर्क पड़ने वाला नहीं है, हम तो पढ़े तो जवाब देकर एग्जाम में जरूर से जरूर आएंगे, ठीक है ना। ओम प्रकाश वाल्मीकि हिंदी में किस आंदोलन से जुड़े महत्वपूर्ण रचनाकार है? ओम प्रकाश वाल्मीकि हिंदी में किस आंदोलन से जुड़े महत्वपूर्ण रचनाकार है? उत्तर हो जाएगा दलित आंदोलन, ठीक है ना।
ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कहाँ हुआ था? तो उत्तर हो जाएगा बरला, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश में। ठीक है ना, मुजफ्फरपुर नहीं, मुजफ्फरनगर की बात किया जाए जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ठीक है ना। अगला देखिएगा, हेड मास्टर कलीराम ने किसे मैदान में झाड़ू लगाने के लिए कहा? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को ही कहा। ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, ओम प्रकाश वाल्मीकि को प्यार से मुंशी जी कौन कहता था? तो पिताजी ही ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को प्यार से मुंशी जी कहा करते थे। ठीक है ना। चलिए अब अगला प्रश्न देखिएगा, लेखक को विद्यालय में झाड़ू लगाते हुए किसने देख लिया? उत्तर हो जाएगा पिताजी ने देख लिया। जब लोदक बच्चा था, शादी ब्याह के मौके पर उनके परिवार वालों को खाने के लिए क्या मिलता था? बताइए क्या मिलता था उस समय, जिस समय वाल्मीकि जी बहुत बच्चा थे, छोटा थे, तो उस समय इनको जो खाना मिलता था ना, जूठन मिलता था। जूठन का शाब्दिक अर्थ होता है जुट्ठा खाना। ठीक है ना। बच्चा खोचा जो खाना होता था ना, वही मिलता था इनको खाने के लिए। बहुत ही ज़्यादा स्थिति खराब था, लेकिन वाल्मीकि जी ने अपने दम की बल पर सारी स्थिति को बदल दिया और बदल करके बन गए एक महान व्यक्ति, जिसके बारे में आज हम लोग पढ़ते भी है। तो आप लोग भी बहुत कुछ कर सकते हैं मेहनत के बदौलत, मेहनत के बल पर। अगला प्रश्न देखिएगा, कौन सी रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि की नहीं है? तो अगला वो उत्तर हो जाएगा प्रायश्चित। बाकी सलाम, अब और नहीं, सदियों का संताप, ये सब उन्हीं का है। ठीक है। बाकी प्रायश्चित इनका नहीं है। कौन सी रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि की है? तो उत्तर हो जाएगा दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, इन्हीं का। ठीक है ना। भाभी जी, आपके हाथ का खाना तो बहुत जायकेदार है। यह जो पंक्ति है यह किसने कहा? बताइए यह जो पंक्ति है किसने कहा था? तो यह कहा था सुरेंद्र सिंह ने, सुरेंद्र सिंह। ठीक है ना, सुखदेव का पोता था। अगला प्रश्न देखिएगा, सुखदेव सिंह त्यागी की लड़की की शादी में उनके घर के सफाई का काम किसने किया? किसने किया था? तो उत्तर हो जाएगा लेखक की मां ने। ठीक है ना, ओम प्रकाश वाल्मीकि की मां। सुखदेव सिंह त्यागी की लड़की की शादी में किसने गांव भर की चारपाइयाँ ढोकर एकत्रित किया था? तो लेखक के पिता ने। बताइए इतना काम उसके घर के परिवार ने ही कर दिया। जूठन क्या है? तो जूठन जो है ना, जूठन एक प्रकार की आत्मकथा है। क्या है? आत्मकथा है। गलत उत्तर आप लोग मत याद कीजिए, क्योंकि हम देख रहे हैं बहुत ऐसे मास्टर जो गलत उत्तर बतलाता रहता है। तो गलत उत्तर मत याद कीजिए, सटीक उत्तर याद कीजिए। ठीक है ना। तो जूठन एक प्रकार की आत्मकथा है। आत्मकथा का मतलब होता है स्वयं के बारे में बताना, तो ये स्वयं के बारे में ही बताए हुए हैं। अगला देखिएगा, सुरेंद्र सिंह किसका पोता था? तो सुरेंद्र सिंह जो है सुखदेव सिंह त्यागी का ही पोता था। कौन सा मास्टर है वो जो मेरे लड़के से झाड़ू लगवाते हैं? यह किसका कथन है? बताइए यह किसने कहा कि कौन लड़का है, कौन मास्टर है जो मेरे लड़के से झाड़ू लगवाता है? तो लेखक के पिताजी ने बोले। लेखक के पिताजी बहुत गुस्सा के गए और लेखक रोने लगे, तो और भी लेखक के पिताजी को लगा बुरा, तो इसीलिए लेखक के पिताजी ऐसा बोले। अगला प्रश्न, स्कूल के हेड मास्टर का नाम क्या था? तो स्कूल के हेड मास्टर का नाम था कलीराम। लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म 30 जून 1950 ईस्वी को हुआ था। सलाम कहानी संग्रह के कहानीकार कौन है? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि। दलित साहित्य के सौंदर्य शास्त्र के लेखक कौन है? उत्तर हो जाएगा ओम प्रकाश वाल्मीकि। जूठन क्या है? तो जूठन एक आत्मकथा है। देखिए सटीक उत्तर मिला कि नहीं? जूठन में चित्रण हुआ है। बताइए जूठन में कैसा चित्रण है, किसका चित्रण है? बताइए। तो उत्तर हो जाएगा सामाजिक विषमता का चित्रण है। ठीक है ना, समाज के बारे में। आत्मकथा लेखक की माँ किसके यहाँ काम करती थी? यानी कि वाल्मीकि जी की जो माँ थी वो किसके यहाँ काम करती थी? तो उत्तर हो जाएगा ब्रह्मदेव त्याग के घर, यानी कि सुखदेव सिंह त्यागी के यहाँ। अगला देखिएगा 26 नंबर, ओम प्रकाश वाल्मीकि ने किस नाट्यशाला की स्थापना की? तो मेघदूत। मेघदूत नामक नाट्यशाला कहाँ पर स्थापित हुआ है? तो महाराष्ट्र में। दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र के रचनाकार कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि जी है। जूठन किस चेतना की रचना है? तो जूठन जो है राजनीतिक चेतना की रचना है। देखिए हालांकि ये उत्तर गलत दिया हुआ है, राजनीतिक चेतना की ये रचना नहीं है, दलित चेतना की रचना है, क्योंकि दलित परिवार की कहानी है। तो आप लोग राजनीतिक चेतना की रचना मत याद कीजिए, दलित चेतना की रचना याद कीजिए। अब और नहीं, वाल्मीकि की कैसी कृति है? तो यह जो कृति है कविता है। ठीक है। तो कुल मिलाकर के 10 चैप्टर में था, ऑब्जेक्टिव 30 हम लोगों ने कवर किया बहुत अच्छे से। 11 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव को हम लोग कवर करेंगे, जिस चैप्टर का शीर्षक अर्थात इस चैप्टर का नाम है हंसते हुए मेरा अकेलापन। इसका पहला जो ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है, यथार्थ के इस लेन देन का नाम ही संसार है। यह पंक्ति किसके द्वारा कही गई है? तो यह जो पंक्ति है मल्यज जी के द्वारा कही गई है। मल्यज की रचना कौन नहीं है? तो उत्तर हो जाएगा
बताइए, मल्यज की रचना नहीं है। बताइए इनमें से कौन नहीं है? तो देखिए, न आने वाला कल मल्यज की ही रचना है, सदियों का संताप मल्यज का ही रचना है, और बकलम खुद भी इन्हीं का रचना, यानी सब रचना इन्हीं का है। तो यहाँ पर सटीक उत्तर आ जाएगा इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन के अनुसार, ठीक है ना। हंसते हुए मेरा अकेलापन पाठ के लेखक कौन है? तो मल्यज। मल्यज की कौन सी रचना है? तो उत्तर हो जाएगा हंसते हुए मेरा अकेलापन। मल्यज का जन्म कहाँ हुआ था? तो उत्तर हो जाएगा आजमगढ़ में, जो कि उत्तर प्रदेश में ही पड़ता है आजमगढ़। मल्यज ने किस मंत्रालय में नौकरी की? तो उत्तर हो जाएगा कृषि मंत्रालय में, ठीक है ना। मल्यज किस मंत्रालय में नौकरी की? तो कृषि मंत्रालय में ही ये नौकरी किए थे। मल्यज के पिता का नाम क्या था? तो मल्यज के पिता का नाम था त्रिलोकीनाथ वर्मा। मल्यज के अनुसार किस कर्म के बिना मानवीयता अधूरी है? तो उत्तर हो जाएगा रचनात्मक कर्म के बिना, ठीक है ना। रचनात्मक कर्म के बिना जो मानवीयता भी जो है ना, वो भी अधूरा है। मल्यज छात्र जीवन में किस रोग से ग्रसित थे? तो क्षय रोग से ग्रसित है, ठीक है ना। इनको क्षय रोग था, तो इससे बड़ा ये ग्रसित थे। सेब बेचने वाली लड़की की आयु कितनी थी? तो सेब बेचने वाली लड़की की जो आयु थी 7-8 साल थी। सूचना केंद्र में लेखक को आकर्षित करने वाला अधेड़ व्यक्ति कौन थे? तो बताइए वो कौन व्यक्ति था? सूचना केंद्र में लेखक को आकर्षित करने वाला वह व्यक्ति था बलभद्र ठाकुर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी मल्यज की आलोचना है? तो उत्तर हो जाएगा कविता से साक्षात्कार। पेड़ की किस लिए काटे जा रहे हैं? पेड़ जो है ना, वो किस लिए काटे जा रहे हैं? तो ईंधन के लिए। इस पाठ में बताया गया है, पेड़ काटने की जिक्र किया गया, तो किस लिए काटा जा रहा है? तो ईंधन के लिए। अगला प्रश्न देखिएगा, कौन सी रचना मल्यज की है? तो उत्तर हो जाएगा जख्म पर फूल, ठीक है। जख्म पर फूल जो है यह मल्यज की रचना है, हालांकि जख्म पर धूल होना चाहिए, यहाँ पर थोड़ा रॉन्ग टाइप है। मल्यज ने जख्म पर फूल नामक कविता कब लिखी? तो 1971 में। मल्यज की माँ का नाम क्या था? तो उत्तर हो जाएगा प्रभावती। मल्यज ने MA किस विश्वविद्यालय से किया? तो ये जो है MA इलाहाबाद विश्वविद्यालय से किया। सुरक्षा कहाँ हो सकती है? तो सुरक्षा जो है चुनौती को झेलने में ही हो सकती है, ठीक है ना। आप चुनौती को झेलिए, यही सुरक्षा संभव है। जितना चुनौती आ रहा है सबको झेलिए। रचने और भोगने का रिश्ता कैसा रिश्ता कहलाता है? तो यह है द्वंद्वात्मक रिश्ता कहलाता है। हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है? तो मल्यज। मल्यज का जन्म हुआ था, यानी कब हुआ था बताइए? तो उत्तर हो जाएगा 1935 में। मल्यज का मूल नाम क्या था? तो मल्यज का मूल नाम था भरत जी श्रीवास्तव। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछता है एग्जाम में। मूल नाम, मल्यज का मूल नाम क्या है? तो भरत जी श्रीवास्तव। जख्म पर धूल शीर्षक कविता किसकी रचना है? देखिए है ना, यहाँ पर शुद्ध लिखा हुआ, जख्म पर धूल शीर्षक कविता किसकी रचना है? तो मल्यज जी की। हालांकि देख लीजिएगा आप लोग एक नज़र, ठीक है ना, किताब में भी। 1995 ईस्वी में परिवेश सम्मान किसे प्राप्त हुआ था? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को। किसको? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को। इस प्रश्न को आप लोग एक बार गौर कीजिएगा किताब पे, ठीक है ना, थोड़ा डाउट लग रहा है इसमें। जूठन शीर्षक पाठ में किसने झाड़ू छीनकर, जूठन शीर्षक पाठ में क्या हुआ? किसने झाड़ू छीन करके दूर फेंक दी? तो उत्तर हो जाएगा किसने फेंक दिया? तो लेखक के पिताजी ने। हंसते, देखिए थोड़ा सा एक आध प्रश्न इधर उधर रहता है, कोई बात नहीं। हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विद्या में लिखित है? तो यह जो है डायरी विद्या में लिखित है, चूंकि डायरी के माध्यम से ही लिखा गया, डायरी की तरह है, तो यह डायरी है, ठीक है ना। हर आदमी उस संसार को रचता है जिसमें वह जीता है और भोगता है, यह कथन किसका है? यह जो कथन है मल्यज जी का कथन है। कुल मिलाकर के हम लोगों ने 11 चैप्टर के ऑब्जेक्टिव, 11 चैप्टर के ऑब्जेक्टिव को कवर किया, जिसमें कुल मिलाकर के 27 ऑब्जेक्टिव था। हम लोग 12 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव को कवर करेंगे, जिस चैप्टर का शीर्षक अर्थात इस चैप्टर का नाम है तिरिच। चलिए तिरिच के हम लोग ऑब्जेक्टिव को कवर करते हैं। तिरिच का जो ऑब्जेक्टिव है, इसका पहला ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है, तिरिच किस प्रकार की रचना है? तो तिरिच जो है आधुनिक त्रासदी रचना है, ठीक है ना, आधुनिक त्रासदी, आधुनिक। अगला प्रश्न देखिए, उदय प्रकाश की कहानी कौन सी है? तो तिरिच। तिरिच जो पाठ है ना, यह उदय प्रकाश जी के द्वारा ही लिखा गया। उदय प्रकाश ने किस विश्वविद्यालय से MA किया? तो उदय प्रकाश जी जो है ना, यह सागर विश्वविद्यालय, सागर से ही MA किया। अब आप लोग ना सोचिएगा कि सागर के अंदर जाकर किया, ऐसी बात नहीं है। सागर जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है, वहीं से ये क्या किए थे? MA किए थे, ठीक है। तो कुल मिलाकर के अभी 3 किए। चलिए इसमें आगे देखिएगा आप, 4 नंबर, उदय प्रकाश ने किस पत्रिका के संपादक विभाग में काम किया? तो उत्तर हो जाएगा दिनमान, ठीक है, क्या हो जाएगा? दिनमान। उदय प्रकाश जी ने किस अंग्रेजी पत्रिका का संपादन किया? उत्तर हो जाएगा एमिनेंस। अगला प्रश्न है, उदय प्रकाश जी किस पत्रिका के सहायक संपादक थे? उत्तर हो जाएगा संडे मेल, जो कि नई दिल्ली से प्रकाशित हुआ है, ठीक है ना।
लेखक को किसने बताया कि तिरछ में काले नाग से 100 गुना ज़्यादा जहर होता है? किसने बताया था बताइए? यह जो बात है लेखक को किसने बताया था? तो यह बात जो है थानू ने ही बताया था, इसका मित्र ही था। उदय प्रकाश के अनुसार दशहरे के दिन किस चिड़िया को जरूर देखना चाहिए? तो नीलकंठ। नीलकंठ एक चिड़िया है, ठीक है ना। उदय प्रकाश जी के अनुसार कहा जा रहा है कि दशहरे के दिन हमें इस चिड़िया को जरूर से जरूर देखना चाहिए। लेखक को किसने 300 के 3 नोट दिए थे बताइए? तो डॉक्टर पंत ने, ठीक है ना। लेखक के दुख स्वप्न के सबसे बड़ा खतरनाक बताइए, सबसे बड़ा खतरनाक पात्र कौन था? मतलब इसके सपना में बार बार कौन सा ऐसा चीज आता था जो बड़ा दुख भरी बात था? बताइए कौन है? तो हाथी तथा तिरछ। ये जो ना, ये तिरछ जो है ना, एक छोटा सा जानवर होता है, ठीक है ना, बहुत ही खतरनाक होता है, जहरीला होता है। मानिए तो छिपकली का एक प्रजाति होता है लेकिन जहरीला होता है। तो ये जो है ना तिरछ लेखक के सपने में बार बार आता था। लेखक को सपने में क्या करने की आदत थी? तो बोलने और चीखने की आदत थी। जब वो सपने में आता था ना तो बड़ा बोलता था और चीखता था। लेखक के पिता ट्रैक्टर से कहाँ उतरे थे? तो लेखक के पिता ट्रैक्टर से उतरे थे मिनर्वा टॉकीज के पास। खतरनाक सपनों में लेखक का सबसे बड़ा अस्त्र क्या था? तो आवाज़। यानी कि अगर सपना खतरनाक होता था ना, सबसे बड़ा अस्त्र अगर इनका कुछ बनता था तो वो बनता था आवाज़। एक बार आवाज़ देते थे तब जाकर के बेचारा सपना से बाहर निकलते थे। वो एक बार में नहीं, कई बार चिल्लाते थे तब। लेखक के पिताजी शहर क्यों गए थे? तो लेखक के पिताजी अदालत में पेशी के लिए शहर गए थे। कौन सी कहानी उदय प्रकाश जी की नहीं है? तो उत्तर हो जाएगा वारिस। वारिस जो है उदय प्रकाश जी की नहीं है, बाकी सब इन्हीं का है। लेखक के पिताजी को बचपन में किस रोग की शिकायत थी? तो एपेंडिसाइटिस, ठीक है ना। एपेंडिसाइटिस यह एक प्रकार की रोग है, इसी का शिकायत था, यह बीमारी था उनको। तिरछ कहानी के पिताजी का नाम क्या है? कहने का मतलब तिरछ कहानी जो पाठ लिखे हुए ना उसके पिताजी का नाम क्या है? तो राम स्वराथ क्या है? प्रसाद, ठीक है ना। राम स्वारथ प्रसाद, ठीक है ना। राम स्वारथ प्रसाद इसके पिताजी का नाम है। तिरछ शीर्षक पाठ में लेखक के पिता कितने साल के हैं? तिरछ शीर्षक पाठ में इनके पिताजी के बारे में बताया ना कितने साल के? तो 55 साल के हो चुके थे इसके पिता, ठीक है ना। अब जंगल में जाकर भटक गए थे। पंडित राम अवतार क्या थे? तो पंडित राम अवतार जो है ना वह एक ज्योतिषी और वैद्य थे। वैद्य जानते हैं ना। तिरछ कहानी के कहानीकार कौन है? उत्तर हो जाएगा उदय प्रकाश। अगला देखिएगा आप 21 नंबर। कौन सी कृति उदय प्रकाश की नहीं है? तो उत्तर हो जाएगा टूटा हुआ पुल। टूटा हुआ पुल जो है ना यह उदय प्रकाश जी की नहीं है। अगला प्रश्न देखिएगा, तिरछ कैसी कहानी है? तो तिरछ जो है ना यह एक प्रतीकात्मक कहानी है, ठीक है ना। हालांकि यह प्रश्न एग्जाम में नहीं पूछता है, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट नहीं है। पिताजी की मृत्यु कैसे होती है? तो पिताजी की मृत्यु मानसिक सदमे और अधिक रक्तस्राव से हो जाता है, ठीक है ना। यानी मानसिक सदमे में चले जाते हैं, अधिक रक्तस्राव हो जाता है, जिस कारण इसका हो जाता है मृत्यु। उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ था? तो उदय प्रकाश का जन्म 1 जनवरी 1952 ईस्वी को हुआ था, ये नया साल के दिन है। कौन सी कृति उदय प्रकाश की है? तो उत्तर हो जाएगा दरियाई घोड़ा। दरियाई घोड़ा जो उदय प्रकाश की कृति है। अगला प्रश्न, तिरछ के लेखक कौन है? तिरछ पाठ के लेखक उदय प्रकाश। अगला प्रश्न देखिएगा, तिरछ क्या है? तो तिरछ जो है ना यह एक विषखापक है जो कि जहरीला लियाज है, ठीक है ना। यह एक विषखापक यानी जहरीला एक जानवर है, जानवर छिपकली की प्रजाति है। अरेबा परेबा उदय प्रकाश की कैसी कृति है? तो अरेबा परेबा उदय प्रकाश की यह एक कहानी संग्रह है, जबकि अबूतर कबूतर पूछा जाए तो वह कविता संग्रह है। दोनों में अंतर है। अबूतर कबूतर कविता संग्रह, अरेबा परेबा कहानी संग्रह, याद रखिएगा। कहानीकार को सपने में बोलने और चीखने की आदत है, यह किसने बतलाया? यानी कि लेखक को सपने में बोलने और चीखने की आदत है, बात बताए उसको अपने तो नहीं जानेगा भाई किसने कहा? तो उसकी माँ ने ही बोली, ठीक है ना। उसकी माँ बोली कि बेटा तू सपना में बड़ा चीखता रहता है, बोलता रहता है, ठीक है ना। तब उसको पता चला। तिरछ को कैसी कहानी माना जाता है? तो तिरछ को है जादू यथार्थ की कहानी माना जाता है, कि जादू यथार्थ की तरह कहानी है यह। तिरछ कहानी की केंद्रीय घटना का संबंध किससे है? तो कहानीकार के पिता से, ठीक है ना। कहानीकार के पिता स्वयं वो भटक जाते हैं, उन्हीं पे पूरा कहानी आधारित है। तो कुल मिलाकर के हम लोगों ने 12 चैप्टर में 31 ऑब्जेक्टिव को कवर किया। हम लोग 13 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव को कवर करेंगे, जिस चैप्टर का शीर्षक अर्थात इस चैप्टर का नाम है शिक्षा। जय कृष्ण मूर्ति का पूरा नाम क्या है? तो जय कृष्ण मूर्ति का जो पूरा नाम है जिद्दू कृष्ण मूर्ति नाम है, ठीक है। एग्जाम में पूछता है, इंपॉर्टेंट है। जहाँ भय है वहाँ मेधा नहीं हो सकती, किस पाठ की पंक्ति है?
तो यह जो है शिक्षा पाठ की पंक्ति है। अगला देखिएगा, लीड वेटर की नज़र में जे कृष्णमूर्ति क्या थे? तो लीड वेटर के नज़र में जो है ना जे कृष्णमूर्ति विश्व शिक्षक है। क्या है? विश्व शिक्षक। जय कृष्णमूर्ति इनमें से कौन सी रचना है? तो जय कृष्णमूर्ति की रचना कौन है? तो शिक्षा। जय कृष्णमूर्ति का जन्म कहाँ हुआ था? तो जय कृष्णमूर्ति एक व्यक्ति का नाम है, लेखक है। तो इनका जो जन्म है आंध्र प्रदेश में हुआ था। आप लोग जानते हैं आंध्र प्रदेश। माँ की मृत्यु के समय जय कृष्णमूर्ति कितने वर्ष के थे? तो माँ की जब समय मृत्यु हुआ था जय कृष्णमूर्ति का, उस समय उम्र था 10 वर्ष। अगला प्रश्न देखिएगा 7 नंबर, जय कृष्णमूर्ति की शिक्षा कृति क्या है? तो मतलब इस शिक्षा जो पाठ लिखे हुआ ना, कविता, कहानी, निबंध, भाषण, उपन्यास, ये सब क्या है? तो यह नहीं निबंध, नहीं कहानी, ना उपन्यास, ना भाषण, ऐसी कुछ नहीं, यह एक संभाषण है। ठीक है ना। मेधा कहाँ नहीं हो सकती है? बताइए। तो जहाँ भय है। ठीक है ना, जहाँ भय है वहाँ मेधा नहीं हो सकती है। लेखक के अनुसार कुछ परीक्षाएं उत्तीर्ण कर लेने से ही कई ज़्यादा कठिन क्या है? तो कई ज़्यादा कठिन है जीवन को समझना। चाहिए लाख परीक्षा को उत्तीर्ण कर लीजिए, लेकिन जीवन को समझना बड़ा मुश्किल है। जीवन को समझिए पहले, तो आप समझिए कि सब चीज़ में सफल हो जाइएगा। लाख परीक्षा उत्तीर्ण कर लेंगे, अपने जीवन को नहीं समझ पाएंगे तो कुछ भी संभव नहीं है। लेखक के अनुसार सच्ची शिक्षा हमें क्या देती है? तो लेखक के अनुसार सच्ची शिक्षा हमें व्यापकता देती है। ठीक है ना। बचपन में किस वातावरण में रहना आवश्यक, बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है? बताइए। तो स्वतंत्र वातावरण में, व्यक्ति को बचपन में ना स्वतंत्र वातावरण में रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि कैदी वाला वातावरण में रहेंगे, नहीं। बचपन में किसी भी व्यक्ति को स्वतंत्र वातावरण में रहना चाहिए, स्वतंत्र रूप से रहना चाहिए। ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, शिक्षा शीर्षक पाठ के अनुसार सत्य की खोज तभी संभव है। बताइए कब संभव है? जब स्वतंत्रता हो। ठीक है ना। जब व्यक्ति स्वतंत्र होगा तब ना वो सत्य की खोज कर पाएगा। स्वतंत्र नहीं होगा तो सत्य की खोज कहाँ से करेगा? जय कृष्णमूर्ति के अनुसार मानव के विचारों को, उसके संबंधों तथा उसके प्रेम को कौन नष्ट कर देता है? कौन कर देता है? तो उत्तर हो जाएगा भय। भय जो होता है ना, व्यक्ति के विचार यानी जिसका भी होता है संबंध में सबको नष्ट करता है, प्रेम संबंध सबको नष्ट कर देता है। ये भय बड़ा बेकार चीज होता है। ठीक है ना। जय कृष्णमूर्ति के अनुसार संपूर्ण विश्व किस ओर अग्रसर है? तो जितना भी विश्व है ना सब नाश की ओर अग्रसर होता जा रहा है, यानी कि कुछ तरक्की की ओर नहीं बल्कि नाश की ओर अग्रसर हो रहा है पूरा विश्व के पूरा लोग। द फास्ट एंड लास्ट फ्रीडम किसकी कृति है? तो द फास्ट एंड लास्ट फ्रीडम, यह जो कृति है जय कृष्णमूर्ति जी का है, अर्थात जिद्दू कृष्णमूर्ति इन्हीं को कहा जाता है। साम्यवादी किससे लड़ रहा है? तो साम्यवादी जो है पूंजीपतियों से लड़ रहा है। जय कृष्णमूर्ति का जन्म कब हुआ था? तो जय कृष्णमूर्ति का जो जन्म है 12 मई 1895 ईस्वी को हुआ था। जय कृष्णमूर्ति का पूरा नाम क्या था? तो जय कृष्णमूर्ति का पूरा नाम था जिद्दू कृष्णमूर्ति। द फास्ट एंड लास्ट फ्रीडम किसकी कृति है? तो यह जो जय कृष्णमूर्ति की है। जय कृष्णमूर्ति के संबंध में कौन सा तथ्य सही है? बताइए। 4 तथ्य दिया हुआ है, ऐसी कौन सी तथ्य है जो जय कृष्णमूर्ति के नज़र में सही है? तो वे प्रायः बोलते थे, संभाषण करते थे। ठीक है ना। बोलते भी थे प्लस संभाषण भी करते थे, यह तथ्य सही है। शिक्षा पाठ के रचयिता कौन है? मोस्ट इंपोर्टेंट, वेरी वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न है। शिक्षा पाठ के रचयिता है जय कृष्णमूर्ति। जय कृष्णमूर्ति का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो इसका जन्म आंध्र प्रदेश में हुआ था। लॉर्ड बेटर किन में विश्व शिक्षक के रूप में देखते हैं? तो उत्तर हो जाएगा जय कृष्णमूर्ति में। जय कृष्णमूर्ति की इनमें से कौन सी रचना है? तो जय कृष्णमूर्ति की इनमें से कोई रचना है तो वो है शिक्षा। शिक्षा इन्हीं की रचना है। तो कुल मिलाकर के हमने 13 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव कवर किया जो कि 24 था, यानी समझिए तो एक चैप्टर गद्य खंड के, एक चैप्टर से लेकर के 13 चैप्टर सारे ऑब्जेक्टिव को हम लोगों ने कवर कर दिया। मानिए अगर एक चैप्टर का हम लोगों ने 30 ऑब्जेक्टिव कवर किया तो 13 चैप्टर के कितने ऑब्जेक्टिव कवर कर दिया? 13 या 39, 390 ऑब्जेक्टिव, यानी 400 लगभग, यानी 400 प्लस भी हो सकता है, कुछ कम भी हो सकता है। इतने सारे ऑब्जेक्टिव को हम लोगों ने कवर किया। अगर आप लोगों ने सारे ऑब्जेक्टिव को कवर कर लिया तो दूसरे के पास भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि जो लोग भी इस ऑब्जेक्टिव को देख लेगा ना, तो एग्जाम में तनिक भी पछताने की जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहीं से एग्जाम में आएगा 100%, यकीन रखिए। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो कर देना लाइक, और वीडियो कर देना उन लोगों के पास शेयर जो लोग अगले ईयर देने वाले एग्जाम। और मेरे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय मेरे प्यारे छात्रों और छात्राओं, और जय हिंद जय भारत।